हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज अपने इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ये क्लास 12th का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है जिसमें से आपको मार्क्स का अंबार मिलने वाला है और ये 100% होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, दोनों तरह के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पढ़ते भी आ रहे हैं हम शुरू से, ऐसा नहीं कि हम आज ही इसको 12th में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले क्लासेस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज तो होगी, लेकिन हम इसको डिटेल में नॉलेज गेन करेंगे। और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर पे फोकस करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से निकल के आएंगे। ये चैप्टर है सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन से ना स्टार्ट करके हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर के बारे में। थोड़ा सा बैक में जाते हैं। मैटर, ये मैटर आपने शुरू से पढ़ा हुआ साइंस में, और इस मैटर के बारे में आपको पता है ये मैटर क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं। एक होता है जो प्योर फॉर्म होता है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म आपने पढ़ी है कैसे होती थी। जैसे होती थी, आप मैटर में हाइड्रोजन देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, क्लोरीन देख लीजिए, ये क्या है, प्योर फॉर्म है। एक ही तरह के एटम होते हैं इसमें एक ही तरह के आपके एटम हैं। लेकिन हमारे पास क्या जरूर दूसरे वाले इम्प्योर फॉर्म में क्या है, यहां पर आपको मिलेगा जैसे एग्जाम्पल के HCl, NaOH, NaCl, ये क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। इसमें मिक्सचर ऑफ एटम है। इसमें ओनली वन काइंड एटम है, ओनली वन काइंड एटम, एक ही तरह के एटम है। और यहां पर क्या है, यहां पर है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मिक्स काइंड ऑफ एटम, मिक्स काइंड ऑफ एटम्स। यहां पर दो तरह के एटम हैं। अब इसको समझते हैं, ये दोनों चीजें हमारे आने वाली है सॉल्यूशन में। ये भी है, ये भी है। तो मैटर तो आपको ये समझ में आ गया, दो तरीके के हो गए, एक प्योर फॉर्म हो गई, एक इम्प्योर फॉर्म हो गई। ये दोनों ही डिसॉल्व होते हैं किसी ना किसी मीडियम में। तो जिस मीडियम में भी ये डिसॉल्व होंगे, उस मीडियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसके पहले हम इस मैटर को जरा समझते हैं। यहां पर ये क्या है, मैटर की अलग अलग काइंड है। इसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल, जो हम इसको पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन। तो हम यहाँ पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए, इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, इसको बोलते हैं फिजिकल कंपोजिशन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे केवल ओनली फिजिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। ये चीज की हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। हम केमिकल कंपोजिशन की स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो जरा देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे इस मैटर से आगे बढ़ते हैं। ये मैटर क्या कहता है कि यहां पर ये मैटर कहता है, मैटर के बाद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम जिस फॉर्म में समझ रहे हैं वो है फिजिकल। क्या है, फिजिकल। और हम जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट कैसे हैं, कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिव। क्या है, नॉन रिएक्टिव।
हम इसमें जो मिलाएंगे आपस में कंपोनेंट, उसमें हम क्या करते हैं, हम नॉन रिएक्टिव पढ़ते हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं वो हम केवल बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाइनरी मतलब होता है टू, बाइनरी का मीनिंग होता है टू। हम दो, मतलब हम दो चीजों के मिक्सचर को पढ़ेंगे, हम दो से अधिक चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हैं वो भी, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, दो के बारे में। और वो दो कौन से हैं, ए और बी हो सकते हैं कोई भी। अब हम इसमें समझेंगे ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, उसको समझते हैं। मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर आते हैं आपके पास। एक होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। जब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, हेट्रो माने होता है डिफरेंट, हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। इस वर्ड का मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अगर हमने दो ए और बी को आपस में मिला दिया, ये ए है और ये क्या है, बी है, इस ए बी को हमने आपस में मिक्स किया, क्या किया, मिक्स का प्रोसेस किया, आपस में मिला दिया। तो जब हम मिलाने का प्रोसेस कर रहे हैं और जो भी हमारा मिक्सचर आया, अब मिक्सचर जो भी हमारे पास आया और इस मिक्सचर से हमने क्या किया, सैंपलिंग करी। सपोज ये हमारा मिक्सचर बन गया, हमने यहाँ से S1 उठा लिया, यहाँ से S2 उठा लिया सैंपल, यहाँ से S3 उठा लिया सैंपल, यहाँ से S4 उठा लिया सैंपल और यहाँ से S5 उठा लिया सैंपल। तो ये कंपोजिशन है S1, S2, S3, S4 और ये क्या है, S5। ये S5, ये हमने क्या किया, 5 सैंपल उठाए इसके मिक्सचर से, जो हमने फाइंड आउट बनाया था, अभी प्रिपेयर किया है मिक्सचर, इसमें से हमने उठाए और हमने क्या किया कि इसमें से हमने सैंपल लिए ए और बी के रेशियो देखे। तो पहला सैंपल था, उसमें मान लिया हमारा रेशियो आ गया 8:1:3, एक आ गया 2:5, एक आ गया 1:2, एक आ गया 3:4, एक आ गया 2:3, सपोज ये आ गया अलग अलग। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कोई भी मिक्सचर का रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इसीलिए हमने इसको बोल दिया हेट्रोजीनियस। क्या बोला, हेट्रोजीनियस मतलब हर चीज में ये अलग अलग सैंपल आएंगे, सम के वैल्यूज क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं S1 में 1:3 किसी भी तरीके से देखिए सेम नहीं आ रहे हैं, 2:5, 1:2, 3:4, 2:3। तो यहाँ पे जो ये सैंपलिंग हुई है, इस सैंपलिंग की वजह से हमने जब उनके रेशियोज को फाइंड आउट किया उसमें, तो वहां पर वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं रेशियो, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला गया है कि ऑल ratios are different, all ratios are different, और यही रीजन है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, that is called heterogeneous mixture। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। हमने यहाँ पे भी वही काम किया, हमने यहाँ पे भी वही काम किया, ए बी लिए और ए बी को आपस में हमने मिक्स कर दिया, और इनको मिक्स करके जो मिक्सचर बना
इस मिक्सचर में हमने क्या किया कि सैंपलिंग करी, वैसे ही जैसे पहले करी थी, S1 S2 S3 S4 और S5। ये तो हमने ये सैंपलिंग करी और इन सैंपलिंग में हमने रेशियो निकालना चालू किया, S1 S2 S3 S4 और S5, ये सैंपलिंग निकालना चालू करी। यहाँ पर जब हम सैंपलिंग निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो रेशियो आए ये आ गया, सपोज A और B का रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया ये आ गया 2:3 आ गया, 4:6 आ गया, फिर 2:3 आ गया, फिर क्या आ गया 6:9 आ गया, और इसी तरह हमें 2:, फिर से 3 आ गया कहीं। तो यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव देखें तो इफेक्टिव A और B का रेशियो कितना आएगा, A और B का रेशियो आ रहा है 2:3। मतलब क्या है, आप सैंपल कहीं से भी उठाएं, सैंपल इसमें कहीं से भी उठाएं, आपको वैल्यू सेम मिलनी है, आपको वैल्यू सेम मिलनी है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, मतलब उनके रेशियो को सेम मिलेंगे आपको, कहीं से भी आप सैंपल उठा ले, पूरे मिक्सचर का कहीं से भी पार्ट उठा ले, उसमें आपको एक ही मिलना है। तो इसमें क्या है, ये होमोजीनियस नेचर है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस नेचर है और इसीलिए हम इस होमोजीनियस नेचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी तक सॉल्यूशन के बारे में आपने सुना नहीं था, अभी मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर आपका होमोजीनियस मिक्सचर बना है, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स आए हैं जो आपके पास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर का कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, या मिक्सचर्स आर होमोजीनियस विच काइंड ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशंस आर विच काइंड ऑफ मिक्सचर। तो नीचे ऑप्शन दिया रहता है, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है, तो बट अभी ऐसे ऑप्शन क्या होगा, होमोजीनियस ही करेक्ट होगा, राइट। अब आते हैं कि जब सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया तो सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। तो अब आता है हाउ solutions are formed। और प्रिपेयर, बनते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। हम बिना सॉल्यूशन के अपनी लाइफ कोई नहीं जी पाते हैं, कोई भी बिना सॉल्यूशन के हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर आप कोई भी ड्रिंक पीते हैं वो क्या है, काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, इट काइंड ऑफ मिक्सचर है। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ मिक्सचर है। तो ये क्या होता है, जो होमोजीनियसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं किसी भी खाने के प्रोडक्ट में, किसी भी खाने में, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस नेचर उसका होता है, और वो सॉल्यूशन कैटेगरी में आता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो किसी भी सॉल्यूशन के बनने के पीछे कॉन्सेप्ट 2 होते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें
कॉन्सेप्ट बेटा दो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझिए और इन्हीं दोनों पे बेस्ड होगा आपका कोई भी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन बनाने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी, स्पेस थ्योरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी। ये हो गया आपका पहला मेथड, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जिस पे बेस आपकी थ्योरी होती है। अब आपने इस थ्योरी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। आज हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इस स्पेस को समझो। देयर इज गैप और स्पेस between the molecules of matter, ठीक है। और ये स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड IMS, लिक्विड और IMS गैस। अगर हम इसकी बात करें अलग अलग, तो यहाँ पर ये जो होता है सॉलिड में सबसे कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा कि गैस के मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा पास होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। तो जितना पास होंगे उतना स्पेस कम हो जाएगा, जितना दूर होंगे उतना स्पेस ज़्यादा हो जाता है। सॉरी। तो ये स्पेस के बारे में समझने की ज़रूरत है आपको। अब बात आ जाती है इस स्पेस में क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि जो मिक्सचर है वो है क्या, मिक्सचर है वो है होमोजीनियस है। और इस मिक्सचर में दो पार्ट हैं, हमने आपको बताया था ए और बी। मान लिया ए हमारा मेजर पार्ट है और बी क्या है, हमारा माइनर पार्ट है। बी क्या है, हमारा माइनर पार्ट है। ए मेजर पार्ट है और बी माइनर पार्ट है। तो जो मेजर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो माइनर पार्ट होता है इसको कहते हैं सल्यूट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। इसको हमने यहाँ पर, ये हमारी दो चीजें आ गई जिनमें हम होमोजीनियस मिक्सचर देख रहे हैं, वो ए और बी है। ए यहाँ पे मेजर पार्ट में है तो हमने इसको बोला सॉल्वेंट, बी हमारा माइनर में है मतलब कम मात्रा में है तो हमने इसको बोल दिया सल्यूट। तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दो चीजें होती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में होती हैं और पाई जाती हैं या हम मिलाते हैं। दो मैटर को आपस में डिसॉल्व करते हैं। यहाँ मैटर ए है, मैटर बी है। इन दोनों ए और बी मैटर को हम डिसॉल्व करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो हम कहते हैं क्या है, वो सॉल्यूशन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, यहाँ पे मैं आपसे फिर से कहूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टेट हो सकती है सॉल्वेंट की, कोई भी स्टेट हो सकती है आपकी सॉल्यूट की।
तो यहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हर स्टेट में सोल्यूशन फॉर्म होता है, इसलिए आप यहाँ पे मैंने कोई सॉलिड लिक्विड या गैस स्टेट नहीं लिखी है। अब हम इसको वापस समझते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी में। तो अगर हम यहाँ पर ये समझें कि ये हमारा क्या है, ये हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, ये हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल को समझ लीजिए, हमारे बड़े बड़े पार्टिकल जो हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। ये हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स जितने भी हैं वो कैसे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा होगा। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के केस में सबसे कम होता है, लिक्विड के केस में उससे ज़्यादा होता है और गैस की स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी इस स्पेस के आधार पे ही तय होती है कि कहाँ कितना स्पेस है, कहाँ पे कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको हमने बोला ये क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं। अब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं अपने दूसरे पार्टिकल, देखिए ये स्पेस है, 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 ये स्पेस है। तो ये स्पेस में क्या आ रहा है, हमारे ये मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कई जगह पे मैं ज़्यादा कर दे रहा हूँ, कई जगह पे, लेकिन क्या होता है, आपने एक और थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी में कहा गया है कि एक ही तरह के मैटरों के जो मॉलिक्यूल साइज या एटॉमिक साइज होते हैं, अगर एटम है तो एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो ये क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर इनके साइज सेम होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी इनका सेम होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं ज़्यादा कहीं कम बना दिए तो ये उस हिसाब से कम ज़्यादा हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको इसमें सब जगह बराबर हो जाते हैं, इक्वल साइज होता है, इक्वल साइज की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से फिल हो जाते हैं और हम कहते हैं चीज़ें डिसॉल्व हो गई, इसको कहते हैं चीज़ें आपके पास डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पर ये जो येलो पार्टिकल हैं इसको बोलते हैं सोल्यूट पार्टिकल। क्या बोलते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स। दीज आर कॉल्ड सोल्यूट पार्टिकल। तो साइज क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का बड़ा होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का बड़ा होता है और सोल्यूट पार्टिकल का छोटा होता है। तो इसलिए जो स्पेस होता है, अगर इसको ऐसे ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये स्पेस जनरेट होता है। अगर इसको ऐसे देखें तो ये स्पेस जनरेट होता है। इस स्पेस में क्या होता है, वो सोल्यूट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं। अब एडजस्ट तो हो गए, यहाँ पे हमें समझ में भी आ गया भाई, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसे होती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, आपके घर का रेगुलर पार्ट है। सवेरे आप चाय पीते होंगे, आप मम्मी शरबत बना के भी देती होंगी। तो ये क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर एंड शुगर। ये सोल्यूशन क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी पे डिसॉल्व होता है। हम क्या करते हैं, एक गिलास में पानी लेते हैं और इस गिलास में पानी लेके क्या करते हैं, हम इसको भर देते हैं। और जब भरते हैं तो बच्चों क्या होता है, इसमें अगर हमने शुगर ऐड करी तो ये शुगर पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। आप देखते होंगे यहाँ पे शुगर पार्टिकल बैठ गए इस तरीके से। तो जब बैठ जाते हैं, घुलते अपने आप नहीं घुलते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चम्मच ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक चम्मच होती है और उस चम्मच से हम क्या करते हैं, इसको
स्टीयर करना चालू कर देते हैं, इसको हिलाते रहते हैं, ऐसे करके हिलाते रहते हैं। ये तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या फिनोमेना होता है? एट द टाइम ऑफ स्टीयरिंग, एट द टाइम ऑफ शेकिंग, कह लीजिए शेकिंग क्या होता है? तो पहली चीज क्या होती है? सल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रेक होना चालू करते हैं, स्टार्ट ब्रेकिंग, बिगर साइज टू स्मॉलर साइज। पहला काम इसका ये होता है। आप जैसे ही क्या करते हैं, उसको स्टेयर करना चालू करते हैं, तो ये क्या होता है? आपस में टकराना चालू करते हैं, और टकराते टकराते क्या होता है? ये टूटना चालू करते हैं, ये छोटे होते जाते हैं। तो क्या होता है? साइज बिगर साइज से स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है, जब आप हिला रहे होते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं? मोशन प्रोवाइड करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट स्ट्रेचिंग। ये क्या होते हैं? खींचने लगते हैं, एक दूसरे से खींचने लगते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक रॉड के अंदर, इस रॉड के अंदर बहुत सारे थ्रेड बांध करके क्या कर लीजिए, इस थ्रेड को ऐसे करके टांग दीजिए। तो पहले क्या होगा? सारे के सारे ऐसे ही टंगे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाना चालू करोगे तो यही मॉलिक्यूल क्या होगा? दूर होने चालू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेचिंग चालू करते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या बढ़ेगा? स्ट्रेच होगा, एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब और थोड़ा सा समझते हैं भाई। ये काम तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? अब क्या हुआ? पहले उसका साइज छोटा हुआ सॉल्यूट का, साथ में क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हल्का सा बढ़ गया। तो अब क्या आएगा? नाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स starts disappearing। क्या हो जाएगा? अब आपको सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाएंगे, और इसी स्टेज को बोलते हैं क्या? डिसोल्यूशन ऑफ। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं हम इसी चीज को। और ये डिसोल्यूशन क्या करता है? ध्यान रखिए, इट increases क्या करता है? कंसंट्रेशन। क्या करता है? कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ध्यान रखिए, जहां डिसोल्यूशन चालू हो जाता है वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से आप कहते हैं क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। तो डिसोल्यूशन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो डिसोल्यूशन इज ए प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूट start dissolving in a given matter, and it increases the concentration of the
solution, this process is called dissolution. तो डिसोल्यूशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके कारण, जिसमें सॉल्यूट घुलना चालू करता है, या कह लीजिए घुलता है, डिसॉल्व होता है किसी दिए गए सब्सटेंस में, मैटर में या स्टेट में, और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है बच्चों। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा आप और समझदार बनो। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को अगर हम थोड़ा और समझते हैं तो यहाँ पे कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिसोल्यूशन विल इंक्रीज। क्या होगा? डिसोल्यूशन क्या होगा? विल इंक्रीज। तो ये क्या होगा? अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्यूशन घटेगा। इसको और अच्छी तरह समझिए। आपके घर में त्योहारों के टाइम में मिठाई बनती है, उस मिठाई में आपकी माँ लोग क्या करते हैं कि बोले 1 तार की चाशनी बना लो, 2 तार की चाशनी बना लो, 3 तार की चाशनी बना लो। वो ऐसे तार देखती हैं, ऐसे कर कैसे करेंगी। तो शुगर सोल्यूशन में अगर 1 तार बनना है तो उसको क्या कहेंगे? 1 तार की चाशनी है। 2 तार की चाशनी देखेंगे, 2 तार बनने होंगे, 2 तार की चाशनी। 3 तार बनने होंगे, 3 तार की चाशनी। तो ये जो चाशनी या शुगर सोल्यूशन बनता है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है ये चाशनी का थ्रेड। अगर 1 बनना है तो कंसंट्रेशन कम है, 2 बनना है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 3 बनना है तो उससे ज़्यादा है। मतलब आपसे ज़्यादा आपकी माँ भले शायद साइंस साइड ना पढ़ी हो, लेकिन उनको कंसंट्रेशन बड़े आराम से समझ में आता है कि हाँ भैया 1 तार, 2 तार, 3 तार। प्रैक्टिकली उन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट भले ना पढ़ा हो लेकिन प्रैक्टिकली साइंस पढ़ी हुई है। ऐसे ही आपका जब खाना बनाती हैं तो उसमें क्या होता है, वो देख लेती हैं कि ग्रेवी आपकी थिक बननी है, लाइट बननी है, या हाई थिक बननी है, कैसे बननी है उनको पता है। तो उनको पता होता है कि भाई इसमें टमाटर थोड़ा और डालो, इसमें प्याज थोड़ा और डालो। इस तरीके से वो अलग अलग मटर जो बनाते हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं, नॉर्मल आलू मटर की सब्जी बना रहे हैं तो ग्रेवी पतली होती है, राजमा बना रहे हैं तो ग्रेवी गाढ़ी होती है। तो वो क्या होता है, वो मैटर को उसमें एडिशन करना जानती हैं कि किस मैटर से हमारी वो चीज़ ग्रेवी गाढ़ी हो सकती है या हल्की हो सकती है। तो दे नो वेरी वेल कि हमारा साइंस भले उन्होंने ना पढ़ा हो, बट दे नो हाउ टू यूज साइंस। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ाने से डिसोल्यूशन बढ़ जाता है। और या कह लीजिए टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिसोल्यूशन क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिसोल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिए। तो प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है यहाँ पे, इंक्रीजेस देन इंक्रीज, डिक्रीजेस देन डिक्रीज। तो ये चीज हमारे आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पास ये चीज जो समझ में आई, हमेशा ध्यान रखिए कि चीनी या शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, मोस्टली मॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी पे बेस्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, ध्यान रखिए, मोस्टली दिस प्रोसेस इज क्या है, एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक होता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब देखिए बड़ी समस्या की बात है, हमारी लाइफ का एक और पार्ट इसी में हम आपको इंक्लूड करते हैं। क्या है कि गर्मी के टाइम पर जब आप किसी के घर जाते हैं, अब आजकल तो लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे जो एक तरह का जहर होता है,
लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आपको पीनी चाहिए। तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ये सिर्फ एक चीज़ पैदा करती है आपके शरीर में, एसिडिटी। तो अब बात करते हैं हम अपनी कि जो पुराना टाइम था जब आप किसी के घर जाते थे गर्मी के टाइम पर, वो आपको क्या करता था, चीनी और नींबू का सॉल्यूशन आपको पिला देता था। अभी क्यों पिलाता था जरा समझिए। आप गर्मी से आए और गर्मी से आने के बाद क्या हुआ भाई कि वो व्यक्ति को हीट लगी होगी ना, हम धूप से आ रहे हैं तो हमको क्या लगी होगी, हीट लगी होगी। तो हमारा वो हीट अल्टीमेटली ट्रांसफर होके कहाँ पहुंची होगी, पेट में पहुंची होगी, और स्वेटिंग हो रखी होगी तो हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गई होगी। हम चल के आए होंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा करके भी चल के आए होंगे क्योंकि हीट है, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। अब शुगर क्या है, रेडीमेड एनर्जी है, तो शुगर पीने से क्या होता है, एनर्जी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, आपके पेट में हीट होती है और ये शुगर सॉल्यूशन सारी हीट को खत्म कर लेता है, तो आपका पेट भी अच्छा हो गया। और उन्होंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू जो डाला है वो क्या करता है, आपके अंदर जो सॉल्ट लॉस होते हैं उनको भी पूरा कर देता है। बोले ये लो, तो आप रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। तो एक्चुअल में अगर रिफ्रेशिंग की बात करें तो ये जो शुगर सॉल्यूशन होते हैं, लेमन शुगर साल्ट सॉल्यूशन, जिसका एक और नाम दिया गया है जिसको शिकंजी बोली गई है। क्या बोली गई, शिकंजी बोली गई है। बोले शिकंजी जो होती है वो क्या होती है, रिफ्रेशिंग होती है, और फैक्चुअल इट इज रिफ्रेशिंग। मतलब अगर दुनिया में कोई चीज आपको रिफ्रेश कर सकती है गर्मी के टाइम में तो वो क्या होती है, वो होती है दैट इज कॉल्ड शिकंजी। तो शिकंजी पिया करें, कोल्ड ड्रिंक मत पिया करें। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो शिकंजी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए बच्चों। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये क्या होगा सॉल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और सॉल्युबिलिटी घटानी हो तो क्या हो, टेम्परेचर डाउन कर दो। इसी तरह आप इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अभी पहले हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे दूसरे पार्ट पे जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक। तो ध्यान रखिए कि यहां पर एक और पॉइंट याद रखिए कि यहां पे डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इंथैल्पी जिसको बोलते हैं, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज। ये भी क्वेश्चन आता है, जो लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, सॉल्यूशन की ग्रेटर देन 0 होती है। इस बात को आप समझिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कंपटीशन में आपके, तो इसलिए हम आपको साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसीलिए बता के चल रहे हैं ताकि आप उनका यूज कर सकें आने वाले एग्जाम्स में। अब दूसरी थ्योरी जो हमारे पास आती है दैट इज आयोनिक थ्योरी। क्या आती है, आयोनिक थ्योरी या आयनाइजेशन की बात करते हैं। अब इस आयनाइजेशन को समझो। जब यहां पे क्या होगा, इस आयनाइजेशन में आपके पास एक कंपाउंड है AB और हम इसको C में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है, आपका सल्यूट है। ये आपका क्या है, सल्यूट है। ये आपका क्या है, सोल्यूट है। और ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ध्यान रखिए, ये सल्यूट भी कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा। क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। और ये भी क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। ध्यान रखिए, ये दोनों पोलर नेचर के होंगे। तो यहां पे इस बात का जरूर ध्यान रखना है, क्या यहां पर क्या होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक वर्ड याद रखिए,
like dissolves like, यहां पे like dissolve like, ये एक जैसे ही आपस में डिसॉल्व होंगे। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होगा कि नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाए, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर ए बी है, अगर हम जैसे ही इसको सी में डालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक हो जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। और ये थ्योरी आयोनाइजेशन का बेस है, तो इसलिए जब किसी भी मटेरियल का या जिस भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में डालने पे आयोनाइजेशन हो जाए तो हम कहते हैं वो डिसॉल्व हो गई। आयोनाइजेशन हो जाए तो वो डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे डिसॉल्वेशन का प्रोसेस क्या होगा, आयोनाइजेशन बेस होगा, जबकि पहले वाला हमने बताया वो क्या था, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एडजस्टमेंट। क्या हो रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एडजस्टमेंट हो रहा था। और इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एडजस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम एक चीज लिखना भूल गए, इसको मैं अभी लिख देता हूं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखना था मुझे, जो मैंने लिख नहीं पाया उसको मैं लिख देता हूं नोट में, इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पर जो दोनों मटेरियल होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो होंगे नॉन पोलर। यहाँ पे क्या होंगे, नॉन पोलर। क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। यहाँ पे जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थ्योरी होती है तो सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और सॉल्वेंट भी दोनों कैसे होंगे, दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। जबकि यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, दोनों क्या है, पोलर हैं। तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये थ्योरी बेस करती है जहां पे नॉन पोलर होते हैं, और ये थ्योरी बेस करती है जहां पर पोलर होते हैं, जिसको हम आयोनाइजेशन थ्योरी बोल रहे हैं। तो ये चीज समझने के लिए मैंने थोड़ा सा वापस ले गया था। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे जब आयोनाइजेशन हो रहा है तो इसके एग्जाम्पल देखिए भाई। एग्जाम्पल में क्या आता है, आप NaCl, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में है। तो भाई ये NaCl का एग्जाम्पल समझिए। ये हम नमक क्यों डालते हैं इसका भी हम आपको बताएंगे। नमक चुटकी भर डाला जाता है, चीनी 4 चम्मच 5 चम्मच डाल दी जाती है, तो ऐसा बताएंगे क्यों होता है। जब हम इसको और वाटर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, Na+ और Cl- बन जाता है, और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है, और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। दोनों के साथ वाटर अटैच होता है। तो ये जो सोल्यूशन होता है, और आयोनाइजेशन हमेशा याद रखिए, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मोस्टली इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों। और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी इस प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि डेल्टा H क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं बता दूं। ये क्या होता है, आपका कोई भी सपोज ये A B है, अलग अलग मैटर, हमने क्या किया, A B सोल्यूशन बना दिया। हमने क्या बनाया, A B सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी सपोज E2 है, और सॉरी इसकी एनर्जी सपोज, इसकी एनर्जी H2 है, और इसकी एनर्जी H1 है। तो H2 - H1 की बात करते हैं। ध्यान रखिए, ये H2 - H1 की बात करते हैं, इसको डेल्टा H कहते हैं। क्या कहते हैं,
डेल्टा एच कहते हैं। ये अभी फिलहाल आपको इतना कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपको जब पूरी वो उधर पढ़ाएंगे, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाएंगे। इसको अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए। बस केवल इतना याद रखिए कि डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव हो गया। 2 पॉइंट हो गए कि एक होता है इस प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब कभी भी गर्मियों के टाइम पर, पहले के टाइम पर जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो क्या होता है कि घर से आदमी क्या करता था, नींबू और नमक का सॉल्यूशन, चीनी का नहीं, नींबू और नमक का सॉल्यूशन पी के जाता था, क्योंकि घर में क्या होता था, ठंडा होता था या कूल इन्वायरमेंट होता था, तो वहां पे उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता था, ज़्यादा होता था, कम होता था, और बाहर का टेम्परेचर क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो जैसे अगर वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में गैप क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो हीट फ्लो क्या होता है, तेजी से होता है, आपकी तरफ हीट फ्लो तेजी से होता है और आपको लू लग जाती है। लेकिन जब आप नमक का सॉल्यूशन पी के चलते हैं तो क्या होता है, हमने कहा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसने हीट प्रोड्यूस कर दी आपके अंदर, पेट के अंदर आपकी हीट प्रोड्यूस कर दी। और जब हीट प्रोड्यूस कर दी तो हीट, उसका पेट का टेम्परेचर जो है वो आपका ज़्यादा हो गया और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो उतना ही था, तो जो गैप था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आप स्टीफन रूल पढ़ेंगे कि ये जो गैप होता है यही हीट को बहुत तेजी से बढ़ाता या घटाता है, मतलब फ्लो को, हीट के फ्लो को बढ़ाता या घटाता है। स्टीफेंस रूल है, इसमें थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाएंगे। तो ये गैप कम हुआ तो हमें गर्मी भी कम लगेगी, हमें प्यास भी कम लगेगी। तो ये सोल्यूशन बड़े साइंटिफिक सोल्यूशन थे जो हमारे कह लीजिए पुराने लोग यूज करते थे। आज भी जो पुराने हैं वो आज भी यूज करके घर से निकलते हैं गर्मी के टाइम में, तो इसको पी के निकलते हैं। तो यहाँ पर ये है, होता है इस वजह से, इस हीट की वजह से आप बाहर की गर्मी से बच जाते हो। और जब लौट के आते हो तो वो शिकंजी पिला देते हैं। अगर साल्ट कम हो गया, साल्ट पूरा हो गया, क्योंकि कम मात्रा में साल्ट है तो बॉडी को कम साल्ट की जरूरत होती है, ज़्यादा साल्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शुगर की जरूरत ज़्यादा होती है ताकि एनर्जी मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये क्या किया, ये अब यहीं पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे देखिए, और जो एग्जाम्पल आपके पास है, आपने नाम सुना होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ये पढ़ा होगा आपने, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये दो, एंथ्रासीन, ये दो कंपाउंड हैं और ये क्या है, बेंजीन है। ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। और यहां पर बात करते हैं वाटर की, तो ये दोनों को अगर हम इसमें डिसॉल्व करना चाहें तो ये क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। ये भी क्या है, नॉन पोलर है। और यहां पर ये भी क्या है, नॉन पोलर है बच्चों। ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व होंगे, लेकिन ये इसमें नहीं डिसॉल्व होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या है, अगर एक जैसे होंगे तो आपस में डिसॉल्व होंगे, एक जैसे नहीं होंगे तो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसको हम इसमें बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने आपको बताया था डिसोल्यूशन, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? नाम तो बहुत सुना होगा आपने इसका। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? जो डिसोल्यूशन में होता है उसका उल्टा क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में हो जाता है। अगर यहां पर समझिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या देते हैं? सॉल्यूशन देते हैं। और ये क्या करने लगे? सॉल्यूशन आपको देखने क्या लगे? क्रिस्टलाइजेशन देने लगे, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट देने लगे। तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो एक जगह क्या होगा? डिसोल्यूशन हो गया और उसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन हो गया। और अगर हमको समझना है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत, नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ाएंगे। यहां पर क्या है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ, जब यहां से यहां बन रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रोसेस। जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो क्या कह रहा है? उसके बनने का प्रोसेस का रेट है, जो स्पीड है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये जो होता है अगर इक्वल हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, क्या हो? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं दिस स्टेट। अगर ये स्टेट हो रही है, ये स्टेट हो रही है, तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट, इस स्थिति को बोलेंगे स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि इधर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जितनी स्पीड से सॉल्यूशन बना रहे हैं उतनी ही स्पीड से सॉल्यूशन क्या कर रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना रहा है। और ये स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करी जाती है। जब कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि इस स्टेट पर हम उसको ला के रखते हैं और वो टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई, इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। पहली चीज समझ लो, पहला पॉइंट इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे। दूसरा पॉइंट क्या होता है इस स्टेट पे? जब ऐसी स्थिति आती है तो दूसरे पॉइंट को समझिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल का मतलब यहां पे बोलते हैं कि ए बी और सॉल्यूशन बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिए, इक्वल सबके नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जो हो गया उस पॉइंट पर वही रहेगा जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो। कोई भी इक्विलिब्रियम है ये कंडीशन होगी ही होगी कि हमारा उसका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो इस चीज को समझिए। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर के बाद मैंने आपको बताया मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बाद मैंने बताया सॉल्यूशन क्या होता है।
सॉल्यूशन के बाद मैंने आपको बताया सॉल्यूशन बनता कैसे है, उसके कौन से प्रोसेस होते हैं वो बताया। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज बताई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इसको भी समझते हैं। आता है टाइप्स ऑफ solution on the basis of concentration। on the basis of concentration। तो यहां पर जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या आता है? नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? यहां पर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। ना तो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे होंगे ना हम प्रेशर चेंज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हम एक लगाते हैं, वो है हमारी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे तो देखो जो आपके कोर्स में है प्रेशर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम हमेशा जो चीज होती है उसको एक साथ याद रखने की कोशिश करते हैं ताकि कंफ्यूजन कभी ना हो। ठीक है, अब ये आ गया कि अगर हम इस चीज को कांस्टेंट कर लेते हैं, ये एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, तो क्या होता है यहां पे अगर हम इसको कहते हैं क्या कहता है, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ किसका, सल्यूट इज dissolved in a specified quantity of what, solvent। यहां पर स्पेसिफाइड क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। मान लिया आपने 250 ml वाटर लिया, ये कितना है 250 ml वाटर लिया, और इसमें क्या किया 5 ग्राम, क्या हुआ 5 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। स्मॉल क्वांटिटी है, 250 ml का मतलब हो गया 250 ग्राम करीब। तो 250 ग्राम में 5 ग्राम आराम से घुल जाएगा और ये क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और हम कहेंगे क्या, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं जो दूसरा सॉल्यूशन आता है, जब कहते हैं कि जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, नाम ही उसका सैचुरेटेड है, तो सैचुरेट कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, सैचुरेट कर दिया। किससे सैचुरेट कर दिया गया, सल्यूट से, क्योंकि हम सॉल्वेंट तो फिक्स कर रखे हैं, स्पेसिफाइड है ना। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर भी हम क्या कर रहे हैं, कैसा लेके चल रहे हैं, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर प्रेशर लेके चल रहे हैं। तो जो वेरी कर रही है वो की चीज, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट, क्या वेरी कर रही है, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट।
तो जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं जो सैचुरेटेड है, तो बस समझ लीजिए कि भाई आप कहते हो ना खाना खाने बैठे हो, बोले अब तो एक कोरा नहीं जा सकता, एक बूंद कोई चीज नहीं जा सकती, वो क्या है आपकी सैचुरेटेड स्टेट है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। तो जब क्या हो, मोर क्वांटिटी, वर्ड यूज करना, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is not possible to dissolve in specified quantity of solvent at, यहां पे ध्यान रखिए, at specified temperature and pressure, यहाँ पे हम फिर से आपको बता दें, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी प्रेशर लिखने की क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ऐसी चीज़ फिक्स रखना चाहते हैं जिससे थोड़ा सा भी फर्क पड़े। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी की और ज़्यादा मात्रा हमें किसी सॉल्यूट की अगर किसी सॉल्यूशन में नहीं घोल पा रहे हैं तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब समझ लीजिए कि उसकी क्वांटिटी सपोज जो पहले नॉर्मल सॉल्यूशन के केस में क्या थी, सपोज नॉर्मल सॉल्यूशन के केस में क्या थी, 5 ग्राम थी 250 ml में। अब हमने सोचा कि मान लिया 12 ग्राम जो सॉल्यूट है, ये क्या था, सॉल्यूट था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, और ये वॉल्यूम था ऑफ सॉल्वेंट। इसकी बात करते हैं, तो ये अगर हम इतना ले रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, समझो बच्चों कि ये इतना ही है, ये इतना ही है, टेम्परेचर T यहाँ पे भी था, प्रेशर P यहाँ पे भी था, टेम्परेचर T यहाँ पे भी था, प्रेशर P यहाँ पे भी था, वही है, कोई चेंज नहीं किया है। इसको हमने बोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है एक और सैचुरेशन स्टेज आती है जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे सुपर और लगा देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को जो था हमने क्या किया, T1 कर दिया। क्या कर दिया, प्रेशर तो P था, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T है। ध्यान रखिए, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पता चला इसमें 12 ग्राम तो था ही, 2 ग्राम और घुल गया। क्या था, 2 ग्राम और घुल गया। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर कर दिया, फिर T2 कर दिया। क्या कर दिया, प्रेशर वही रखा, टेम्परेचर T2 कर दिया, और T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1 है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया। अब इसमें पता चला 2 ग्राम और डिसॉल्व हो गया। ये 250 ml ही है, ध्यान रखिएगा, ये 250 ml ही है, इसमें चेंज कोई नहीं कर रहे हैं, ये कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो ये हो गया ये। फिर हमने टेम्परेचर T3 कर दिया और प्रेशर उतना ही है, और T3 जो है T2 से बड़ा टेम्परेचर है, और हमने फिर देखा कि ये इस करते करते हमने क्या किया, 1 ग्राम और घुल गया। लेकिन हमने T4 टेम्परेचर किया, जब T4 टेम्परेचर किया, प्रेशर वही है, T4 उतना T3 से बड़ा टेम्परेचर है, लेकिन अब क्या है, इसमें और हम नहीं घोल पा रहे हैं, हम इतना ही घोल पा रहे हैं। तो ये स्टेज होगी, इसको बोले
इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा उसको समझते हैं बच्चों कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहां पर हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि आफ्टर changing the temperature of solution, ये तो हमने अपनी बात लिख दी। आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन सेवरल टाइम्स, कई टाइम ऐसा करने के बाद, if more quantity of solute is not possible to dissolve then this solution is called super saturated solution। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप है ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशंस क्या होते हैं। कंसंट्रेशन। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे? डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। different concentration of अब इस डिफरेंट कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसको ऐसे समझा जाए कि जो हम कंसंट्रेशन समझना चाहते हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं और कहाँ कहाँ पे उन कंसंट्रेशंस को यूज किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। जबकि आपके कोर्स में ये पार्ट थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन की केवल रिप्रेजेंटेशन है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि कहाँ पर इन चीज़ों को आप देख सकते हो और आपको समझना चाहिए कि ये किस तरीके से हम इस यूनिट्स को समझते हैं। तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेशन क्या बताता है, जरा देखो कंसंट्रेशन क्या बताता है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, इसके बारे में क्या करता है। कंसंट्रेशन हमेशा बताता है कि सॉल्यूट का क्या पार्ट अवेलेबल है। क्या बताएगा? क्या पार्ट अवेलेबल है, कितना सॉल्यूट अवेलेबल है, कितने सॉल्यूट को यूज किया गया है सॉल्यूशन बनाने में। लेकिन जो दूसरी तरफ बात करते हैं वो अलग अलग तरह की बात करते हैं कि हम उसको किस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, मोल्स में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, अलग अलग तरह से उसका कैलकुलेशंस होता है। लेकिन हम अल्टीमेटली पता क्या कर रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं कितना सॉल्यूट है। तो कंसंट्रेशन की जब भी बात आएगी तो आप क्या चीज समझोगे, आप समझोगे कि हमें क्या पता चल रहा है
क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पता चल रही है। क्या पता चल रही है? क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पता चल रही है। तो जब क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कौन सी चीज बता सकती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकता है। कौन बता सकता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ सल्यूट इज डिफाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है यहां पे हमको लिखना चाहिए क्या? क्वांटिटी ऑफ सल्यूट is defined by what? Concentration। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो किससे, उसमें कितना सल्यूट है, कितनी मात्रा में सल्यूट है, इस बात को हम डिफाइन करते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे पहला चीज है, सबसे पहले अगर कोई चीज भी आएगी तो हम क्या बात करेंगे? मास। क्या कहेंगे? मास के टर्म में अगर दिखते तो उसको कहते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज की बात करते हैं। तो मास परसेंटेज को अगर हम निकालना चाहें तो परसेंटेज क्या होता है इसको समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है? व्हाट इज परसेंट? परसेंट का निशान तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको सुनते हैं परसेंट, वर्ड अलग अलग हमने ब्रेक किए। परसेंट और सेंट अगर आप समझोगे तो अमेरिका में जैसे हिंदुस्तान में रुपए और पैसे होते हैं, वहां पे डॉलर और सेंट होते हैं। तो ये उस सेंट को मतलब 100 की बात कर रहा है। पर 100 कितना है? पर 100 वो क्वांटिटी कितनी है ये बतानी है। पर 100 क्वांटिटी कितनी है इसको बोलते हैं परसेंट। ठीक है, तो 100 में कितना है वो बताना है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको ये दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या है जरा उसको समझो। क्या होगा? मास ऑफ, ऊपर हमेशा बच्चों रहता है सल्यूट, क्योंकि हमने आपको बताया कंसंट्रेशन किसका बता रहा है? सल्यूट का बता रहा है। तो ऊपर हमेशा सल्यूट की बात करेंगे और नीचे हमेशा बात कर सकते हैं हम सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन भी बात कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये तो हो गया रेशियो, और इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। समझे बच्चों? तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, आज तक तो नहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको ऐड करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे खेल खेला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेंसिटीज का। क्या कहते हैं? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का यूज करना आपको आना चाहिए। तो डेंसिटी क्या कहती है? डेंसिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता निकालना जरूरत क्या है? मास की। और आपको दिया होगा डेंसिटी और इतने एमएल ले लिया। क्वेश्चन में दिया क्या होगा? तो क्वेश्चन में ये दिया होगा ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डेंसिटी या ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml has been taken from the solution of this density। तो आपको मास तो पता है, नहीं था डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मास कहां से निकालना मास कहां से निकालना पड़ेगा? क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब आप यहां से निकालोगे उसका यूज कर पाओगे, ध्यान रखिएगा।
हमेशा क्वेश्चन डेंसिटी के ऊपर बेस करके पूछा जाएगा और आपको निकालना होगा मास परसेंटेज। तो यहाँ पे दोनों के लिए लागू होता है, किसी एक के लिए लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट भी दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी, दोनों दे सकता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट भी दे सकता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि कहता है कि हमने 20 ml इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल लिया जिसकी डेंसिटी 3.6 है ग्राम पर लीटर, जिसकी डेंसिटी कितनी है 3 ग्राम पर लीटर है। और क्वेश्चन समझिएगा, जब आप मजा आएगा इसमें। हमने क्या किया, हमने लिया 20 ml इथेनॉल लिया, C2H5 इथेनॉल। इसको स्प्रिट भी बोलते हैं, इसको शराब भी बोलते हैं, वाइन भी बोलते हैं, बियर भी बोलते हैं, जो समझ लीजिए। तो 20 ml हमने ये लिया जिसकी डेंसिटी कितनी है 30 ग्राम पर लीटर है, ये है 30 ग्राम पर लीटर है। और इसको हमने डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ बेंजीन, हमने किसमें डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ बेंजीन C6H6 जिसकी डेंसिटी है 200 ग्राम पर लीटर, 200 ग्राम पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी है। तो आपको बताना है मास परसेंटेज क्या होगा। तो देखो भाई, इसकी वॉल्यूम, ये क्या है इसका वॉल्यूम है, ये क्या है इसकी डेंसिटी है, ये वॉल्यूम इसका है, ये डेंसिटी इसकी है। तो हमको इसके वॉल्यूम इसके डेंसिटी से क्या निकल आएगा, इसका मास निकल आएगा बच्चों। तो कितना हो गया 600 ml। और यहाँ पे देखो लीटर है और यहाँ पे क्या है ml है। तो भाई हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने क्या आ गया 0.6 ग्राम, कितना हो गया इतने ग्राम आ गया। अब इसका वॉल्यूम ये था 100 ml और इसका 200 ml है। भाई देखो भाई क्या हुआ, इसका मास क्या आएगा, इसका कैपिटल कर लेते हैं। तो इसका कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाई इसका 0.6 है और इसका क्या हो गया, हमने 1000 से चूंकि ml है डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया 2 ग्राम पर लीटर, ये आ गया 2 ग्राम, सॉरी लीटर क्यों होगा, ग्राम ही होगा, लीटर तो खत्म ही कर दिया हमने। अब देखो ये आ गया, तो मास परसेंटेज क्या हो गया भैया, मास परसेंटेज किसका हो गया, स्मॉल m सॉल्यूट का हो गया, कैपिटल M सॉल्वेंट का हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, और ये आ गया 0.6 और ये आ गया 2 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 3 6, क्या हो गया 30%, कितना हो गया 30%। इसका मास परसेंटेज क्या है, इस अल्कोहल का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा बेंजीन में 30% हो जाएगा, क्या होगा 30% हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिया था, डेंसिटी दी गई होती, ml दिया हुआ था, आप परेशान हो जाते। तो लेकिन यहां से आपने डेंसिटी से क्या निकाला, मास निकाल लिया, कितना ग्राम है, ये इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने में कितने ग्राम है पता चल जाता है। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते तो इतने में कितने ग्राम है वो पता चल जाता है। तो हमें वो पता जब चल गया तो हमने क्या हुआ, उसको निकाल लिया भाई मास परसेंटेज। तो होप है ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसी तरह आपको एग्जाम्पल बताते चलेंगे क्वेश्चंस में, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जो कि एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं मास परसेंटेज के में ये यूज कहाँ होता है, यूज इस तरह का कंसंट्रेशन कहाँ होता है, यूज ऑफ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसका यूज कहाँ होता है भैया वो समझ लो। एक्सक्यूज मी,
इसका यूज कहाँ होता है? तो भाई जितने भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं, या तो वो क्या होंगे, मेडिसिनल होंगे, या क्या होंगे, मेडिसिनल होंगे, या वो आयुर्वेदिक होंगे, या वो फूड प्रोडक्ट होंगे, क्या होंगे? ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट में लिखा होता है कैसे, अगर आप उसको उठा के दिखोगे, लिखा होगा, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी वाले हैं तो लिखेगा 1 ग्राम कंटेन्स, कैसा लिखा हुआ, 1 ग्राम कंटेन्स, ऐसे लिखा होगा, लिखा होगा 0.002 ग्राम ए है, 0.0216 ग्राम ये है, बी है, इसी तरह लिख देगा 0.038 ग्राम ये है, सी है, 0.127 ग्राम ये है, इस तरह से वो अपने 1 ग्राम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये चीज होगी, ऐसे हर प्रोडक्ट पे आपको दिखेगी। जैसे आप लोग हाजमोला खाते होंगे, हाजमोला के रैपर को पीछे पलट के देखिए, आपको दिखेगा। आयुर्वेदिक की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, मधुनाशिनी आती है रामदेव जी की, उसमें सॉलिड है, उसमें आप पीछे पढ़िए तो लिखा होगा 1 ग्राम कंटेन्स। इस तरह का आपका एक पूरा चार्ट, पीछे एक पूरा कंटेंट लिस्ट लिखी रहती है। इसी तरह अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट में लिखा रहता है, साथ में इतनी एनर्जी भी आती है, उसमें लिखा होता है ना कि दिस 1 ग्राम कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ कैलोरी। तो वो कैलोरी भी डिफाइन करना होता है, चूंकि वो एनर्जी प्रोडक्ट है इसलिए उसमें कैलोरी लिखना भी जरूरी होता है, तो वहाँ पे वो भी लिखी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। जैसे आपके केक बन के आते हैं, ये जो बाजार में आप बनवाते हैं उनकी बात नहीं कहते, जो रेडीमेड फूड प्रोडक्ट आते हैं, मोंजिनी के आते हैं, तो उनके आप देखोगे केक में लिखा रहता है कि ये केक में इतना फैट है, इतना ये है, इतना ये शुगर है, इतना साल्ट है, इतना फ्लेवर है, ये सारे कंटेंट लिखे रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी क्वांटिटी यूज कहाँ पे हो रही है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सॉल्यूशन की। तो ध्यान रखो क्या होता है, टैबलेट्स, फूड प्रोडक्ट, ये इनमें ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे अभी मास परसेंट थी, वैसे हम करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम मास के टर्म में जब कंसीडर कर रहे थे सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो मास परसेंटेज थी। अब हम अगर वॉल्यूम में कंसीडर कर रहे होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। सेम है, कोई अलग नई चीज नहीं है। क्या है, वही होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बोलते हैं V बाई V। इसको क्या बोलते हैं, V बाई V, कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ V बाई V। और इसके पहले जो था इसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज की। जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड M बाई M। क्या बोलते हैं, M बाई M। इसको क्या बोलते हैं, M बाई M परसेंट, कैपिटल M कर दीजिएगा, M बाई M परसेंट है। तो ये M बाई M फॉर्म होती है
और जो वॉल्यूम वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, V बाई V बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, V बाई V बोलते हैं। तो इसमें इस तरह की यूनिट, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वेंसिटी का यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में ही है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। और करना भी चाहे तो आप वही फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। अब ये यूनिट यूज़ कहाँ होती है, यूज़ ऑफ दिस यूनिट कहाँ होता है, तो यूज़ ऑफ दिस यूनिट होता है जितने भी आपके इंजेक्शंस बनते हैं, याद है सुइयां लगवाई है ना, पोलियो ड्रॉप ली है आपने, कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है, जितने भी वैक्सीन्स हैं, जितने भी वैक्सीन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, जितने भी आपको ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, सब में क्या होता है, V बाई V का चलता है हिसाब किताब। आप उसके अगर एम्पल का ले लेंगे तो उस एम्पल में लिखा होगा V बाई V, 1 ml कंटेन्स दिस 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 दिस, वन वहाँ पे क्या लिखा रहता है, 1 ml कंटेन्स, इस तरह से लिखा रहेगा, 0.02 ml, A है 0.056 ml, B है, इस तरह से आपको लिखा जाता है वहाँ पर। ये बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप होती है, ध्यान रखिए। ये सेंसिटिव रिलेशनशिप क्या है, इसको कहते हैं माइन्यूट कैलकुलेशंस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मास में तो ऊपर नीचे हो जाता, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर फर्क पड़ा तो सीधे कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। इसलिए ये कैलकुलेशंस या ये कंसंट्रेशन बड़ी सेंसिटिव कंसंट्रेशंस होती हैं। तो इन कंसंट्रेशन को करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट ही एक्सपर्ट होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई भी कैलकुलेशन कर ले या कोई भी इसको मीज़र करके अपना काम चला ले। तो इसमें क्या होता है, थोड़े साइंटिफिकली ट्रेंड लोग होते हैं जिनको ये काम करना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे सारा काम आपको पता है कितना खतरनाक वाला, तो आप समझ सकते हो कि अगर खतरनाक है तो सेंसिटिव होगा। फिर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम, एक आता है और जिसको बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। ये होता है मास बाय वॉल्यूम। और इसको बोलते हैं M बाई V। क्या बोलते हैं, M बाई V, मास बाई वॉल्यूम। और इसको और भी लिखा जाता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। क्या लिखा जाता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। और जनरली यही यूनिट होती है जो हम सामान्यतः सॉल्यूशन में यूज करते हैं, ग्राम पर लीटर में। हम जनरली इसी यूनिट को यूज करते हैं अपने नॉर्मल कंसिडरेशन में, जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। क्या होता है, माँ कहती है ना कि भैया 100 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घोल लो तो एक तार बन जाएगा। अगर एक दूसरे से पूछती है लेडी कि भैया हमको उसकी चाशनी बनानी, बोले लगभग एक काम करो 100 ग्राम ले लो और उसको 1 लीटर पानी में गर्म करते रहो, बस आपकी एक तार की चाशनी बन जाएगी। और उसके बाद रसगुल्ला उसी में डाल दो, तो उसके बाद एक दिन रखा रहे तो अगले दिन से मज़े से खाना। तो ये क्या है कि वो उसको जनरल लाइफ में ग्राम पर लीटर ही चलता है, लेकिन साइंटिफिकली अलग अलग चीज़ें चलती हैं, उसको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मास पर वॉल्यूम जो है परसेंटेज, वो इसी तरह से निकलता है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं W/V भी कहते हैं, कई जगह W/V भी कहते हैं, लेकिन मास W तो होता नहीं है। मास क्या होता है, W क्या होता है, वेट होता है, लेकिन हम यहाँ पर W/V भी कहते हैं इसको। इसी तरह ये यूनिट, ये क्या है, जनरल यूज की है। क्या है, जनरल यूज,
जनरल यूज की है ये चीज, ध्यान रखिए ये जनरल यूज में हमारे पास आती है। और यहां पर क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट लेते हैं, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, किसमें लेते हैं, इन ग्राम। और नीचे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वो क्या किसमें लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं लीटर में, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, एस लिखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोली जाती है, एस से भी लिखते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन होता है W/V और M/V। इसको जो भी आप समझना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको समझ सकते हैं। ये ग्राम पर लीटर होता है, ये क्या होता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, इसको समझ लीजिए, ग्राम पर लीटर होता है। और ये हमने आपको बताया कहाँ होता है, ये जनरल यूज की चीज है, इसमें कोई साइंस वाइंस की बात नहीं है, हमको जनरल कोई कैलकुलेशन करनी होती है स्ट्रेंथ की, हम यही कैलकुलेशन करते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है ग्राम पर लीटर के बाद बहुत सेंसिटिव यूनिट आ रही है जिसको बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं, ppm। इसका पूरा नाम है पार्टिकल पर मिलियन, पर मिलियन। अब ये बड़ा सेंसिटिव, ये भी क्या है, ये यूनिट भी बड़ी सेंसिटिव यूनिट है। ये भी यूनिट क्या है, बड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों बोलते हैं इसको यूनिट को, ये सेंसिटिव जगह यूज होती है इसलिए सेंसिटिव है। जैसे आजकल टाइम किसका चल रहा है, जाड़े का टाइम चल रहा है, कोहरा खूब हो रहा है, तो भाई क्या होता है कि कहते हैं कि भाई इतने ppm का लेड मिल रहा है, इतने 272 ppm है हमारे पास। 272 ppm का मतलब हुआ, अगर 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख पार्टिकल हम लें, क्या लें, 10 लाख पार्टिकल्स हम लें, तो उस आउट ऑफ 10 लाख पार्टिकल 272 पार्टिकल क्या हैं, 272 पार्टिकल क्या हैं, लेड आ रहा है भाई। तो आपकी छाती को तो चीरेगा ही, टीवी तो होगी ही, आज नहीं हो तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, ये तो होगी। तो ये जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी सांस की नली में हमारे फेफड़ों को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। हैवी होते हैं तो ये क्या होता है, बैठ जाते हैं जाके वहाँ पर म्यूकस के साथ, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये वहाँ पे एक स्पॉट जनरेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है मेटल क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करते हैं, एटमॉस्फेरिक आपके कई और गैसेस है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उससे भी रिएक्शन करते हैं। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो वहाँ पे स्पॉट पैदा होगा, और इसी को बोलते हैं, जैसे ही स्पॉट पैदा हुआ वो आपका क्या प्रोड्यूस कर देता है, वो टीबी प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए कहते हैं भैया एनसीआर में आप अगर देखेंगे तो एनसीआर की बात करते हैं तो हर थर्ड आदमी को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है भाई। अब वो स्मॉल लेवल की है, इनिशियल लेवल की है, या हाइपर लेवल की है, वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ के ऊपर। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल भैया ये है, और इस पोल्यूशन के लेवल के लिए जिम्मेदार हम ही आप हैं, गवर्नमेंट नहीं है। इसको आप समझ लें कि आप जितना गाड़ी चला रहे लेड कहाँ से आ रहा है, लेड आ रहा है पेट्रोल से। कहाँ से आ रहा है, डीजल से। ये आ रहा है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंडस्ट्री से आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या है मास में इसका।
तो ये सब चीज़ें आप पैदा कर रहे हो, ना कि गवर्नमेंट पैदा कर रही है। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अपने ऊपर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद गाड़ियों का यूज़ कम से कम करो। जितना कम करोगे उतना ही बचे रहोगे, अगली जनरेशन बची रहेगी, नहीं तो पैदा भी क्या होंगे, टीवी के साथ होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पीपीएम बड़ी सेंसिटिव है। इसी को बोलते हैं पोल्यूशन यूनिट भी बोलते हैं, पोल्यूशन यूनिट, पोल्यूशन यूनिट भी बोलते हैं इसको। हमको जहाँ कहीं पोल्यूशन देखना है, एयर में देखना है, हमें वाटर में देखना है, पानी में भी होती है ना, पानी में बहुत सारे टीडीएस काउंट होते हैं, टीडीएस जिसको बोलते हैं, आप लोग निकालते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जिसको बोलते हो, टीडीएस निकाला जाता है, वो भी पीपीएम में काउंट होता है। तो जहाँ कहीं भी क्रिटिकल या सेंसिटिव कैलकुलेशन करनी होती है वहाँ पे क्या होता है, टीडीएस देखते हैं, पीपीएम यूनिट का यूज़ करते हैं। आपके ब्लड सैंपलिंग में भी पीपीएम का यूज़ होता है, जहाँ पर क्रिटिकली माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करनी होती है किसी चीज़ की, वहाँ पर इसका भी यूज़ करते हैं। पार्ट पर मिलियन भी बोलते हैं, पार्टिकल पर मिलियन भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पता चला आप हमसे बोलो कि हाँ कि सर ने पार्टिकल बोला था, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन है, तो एक ही बात है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है, आपको बता दिया है, ये मतलब होता है 10 लाख, इसमें कितने पार्ट्स हैं ये काउंट किए जाते हैं, और इसी को बोलते हैं पार्टिकल या पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? बहुत अच्छी यूनिट है और ये साइंटिफिक यूनिट है। मतलब आप अगर लैब में जा रहे हैं तो इस मोल फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है लैब में, और जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं इसमें मोल फ्रैक्शन का यूज़ होता ही होता है। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं। तो जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं जितने भी, वो क्या है, स्पेलिंग क्या होगी, कभी कभी दिमाग से, साइंटिफिक यूनिट्स की बात करते हैं जरा। वैसे तो सभी साइंटिफिक है क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिक यूनिट ही है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम मोलरिटी, मोलरिटी, फिर है मोलैलिटी, फिर क्या है, नॉर्मलिटी, फिर क्या है, फॉर्मेलिटी, और फिर क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये 5 यूनिट हैं जिनको हम लोग अपनी अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर लीजिए। अगर आपको सीखना है और नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम किसी के पीछे पड़ के तो सिखा नहीं सकते। सीखने के लिए इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए और मेरे पास इच्छा शक्ति पढ़ाने की होनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीखना है, हम पूरी केमिस्ट्री को आने वाले 1 महीने के अंदर में हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है उस तो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन जो नहीं इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी हम देखेंगे। इस पूरे 1.5 से 2 महीने में हम पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर करेंगे 12th क्लास के लिए। तो आप इस चैनल के साथ अपने आप को ट्यून रखें, और ट्यून रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप अपना टाइम यूज़ कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे।